वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज़ करने के लिए डायरेक्शंस जारी किए हैं। तो राजस्थान ने कोविड प्रबंधन में भी शानदार उपलब्धि हासिल की है। हमारा चाहे भीलवाड़ा मॉडल हो, चाहे रामगंज मॉडल हो, वो जिस ढंग की टेस्टिंग फैसिलिटी हम लोगों ने डेवलप की है, लगभग 1.5 लाख टेस्ट हम लोग पर डे करने की क्षमता रखते हैं आज, वो भी RT-PCR जो सबसे ज़्यादा कन्फर्मेटरी टेस्ट है। उसके बाद हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया गया है। सेकेंड वेव में हमें जो कठिनाइयाँ महसूस हुई उनसे सीख लेते हुए अब हम 1000 मैट्रिक टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन राजस्थान अपने स्तर पर पैदा कर सके, इस बात के इंतजाम हमारे हुए हैं। करीब 545 जनरेशन के प्लांट हमारे स्वीकृत हुए, उनमें से 280 लग चुके हैं। बाकी भी 2-3 दिन में फॉर्मेलिटी छोटी मोटी है, ये एस्टेब्लिश हो जाएंगे पूरे राजस्थान के अंदर। और करीब 47,000 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का हमने प्रिक्योरमेंट किया है। इस तरह से 1000 मैट्रिक टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन भी हमारे पास उपलब्ध होगी आने वाली किसी भी चुनौती से मुकाबला करने के लिए। जैसा कि विशेषज्ञ फोरकास्ट कर रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकती है, तो थर्ड वेव से पहले राजस्थान में हमने 332 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जिनको हम डेवलप कर रहे हैं थर्ड वेव के मुकाबले के लिए, वहाँ करीब 1000 से 1600 से ज़्यादा ICU के बेड डेवलप कर रहे हैं। इन 332 CSC में से 212 पे हमारे यहाँ जनरेशन प्लांट लगेंगे। बाकी हमने A, B, C कैटेगरी रखी है। और जितने बच्चों के अस्पताल है पूरे स्टेट के अंदर, उनमें चाहे नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट हो, चाहे पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट हो, सब में बेड्स की संख्या बढ़ रही है। ICU के बेड भी बढ़ रहे हैं, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन डल रही है, मल्टीपैरा मॉनिटर सिस्टम लग रहे हैं। तो राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहे, थर्ड वेव की चुनौती हो या और कोई चुनौती हो। आजकल मौसमी बीमारियों की चुनौती विभाग के सामने है, हर साल ये चुनौती आती है। उसके लिए भी प्रॉपर तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है उसका यूटिलाइजेशन हो, आम आदमी को राहत मिले, स्थिति नियंत्रण में रहे, इसके लिए भी हमने व्यापक तरीके से गाइडलाइन भी जारी की है, 24 आवर्स कंट्रोल रूम भी स्थापित किए हैं। और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि जो डेंगू की भी समस्या है उस पर भी हमारा नियंत्रण होगा। सर 9 महीने का सफर, 277 दिन और एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है आज, लेकिन अगले आने वाले समय में बड़ी चुनौती है 2 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन मिली। उसको लेकर राजस्थान कितना तैयार है और क्या लक्ष्य रखा है उसको लेकर? देखिए, वो जो टारगेटेड ग्रुप है 17 साल तक के बच्चों का, वो करीब 1 करोड़ 10 लाख के करीब जो फिगर मेरे पास आया, 1 करोड़ 10 लाख के करीब बेनिफिशरी है वो। और 5 करोड़ 14 लाख की पहले मैंने आपको बताया, उसकी भी पूरी तैयारी, क्योंकि स्टोरेज सेंटर हमारे पास डिविजनल हेडक्वार्टर पे है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है, और हमारे कोल्ड चेन पॉइंट पहले से तैयार हैं, मैन पावर हमारा ट्रेंड है, वैक्सीनेशन साइट्स हमारी तैयार है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक बार वैक्सीन आ जाए उसके बाद वो भी तेज़ गति से राजस्थान, पहले भी वैक्सीनेशन में हम अव्वल रहे हैं। हमारे मित्रों ने खूब आलोचना करने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की कि हमने वैक्सीन के डोज बर्बाद कर दिए, लेकिन जब भारत सरकार के मंत्री ने पार्लियामेंट में जवाब दिया तब लोगों को समझ में आया कि राजस्थान तो उन राज्यों में से है जितनी डोज हमको मिली उससे ज़्यादा डोज हमने लगाई है, कई वाइल में ज़्यादा भी आती है। तो जिस ढंग से राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम हुआ है, अग्रणी 5-6 राज्यों में राजस्थान का नाम है। और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि वैक्सीनेशन टाइम बाउंड हो, तेज़ गति से हो, और हम टारगेटेड ग्रुप को कवर कर लें फर्स्ट और सेकंड डोज के रूप में। सर, जब बात आती है बच्चों की तो परिवार में और परिवार के मुखियाओं में थोड़ा डिस्कशन लगती है, तो बच्चों की वैक्सीनेशन में जागरूकता, क्योंकि 2 डोज लगनी बच्चों को और छोटे बच्चों को लगनी वैक्सीन। देखिए, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। वैक्सीनेशन तो अलग अलग चीज़ों के लिए पहले से ही चलता है, बच्चे के जन्म से लेके ही अलग अलग तरह की वैक्सीन लगते हैं उनको। तो जो नॉर्मल वैक्सीनेशन है कोविड के अलावा, वो भी तो काम हम कर रहे हैं। तो अवेयरनेस की बात है, जागरूकता की बात है। जहाँ तक IEC एक्टिविटीज़ चलेगी, वैसे जिस ढंग से एजिटेशन था इसमें भी, जब ये वैक्सीन आई थी
18 साल से ऊपर के लोगों के लिए, तब भी लोगों की भ्रांतियां थी। समय के साथ उन भ्रांतियों को दूर किया गया। हमने जो प्रचार प्रसार किया, होर्डिंग लगाए, अखबारों में विज्ञापन दिए, रेडियो जिंगल्स के माध्यम से प्रचार, कुल मिला के लोगों को लगे कि भाई हमारे बच्चों को सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे हम ये वैक्सीन लगा के। पहले वैक्सीन तो आने दीजिए, जो भी भ्रांतियाँ होंगी उनको दूर करेंगे और राजस्थान में उसमें भी हम सफलता हासिल करेंगे। सर, केंद्रीय मंत्री ने जो बयान दिया है सीएम साहब को लेकर, नेतृत्व में जो रैली थी, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, इनका लोकतंत्र में यकीन है क्या? कोई मर्यादा नाम की चीज होती है? ये सारी मर्यादाएं लांघ गए। क्या यही शिक्षा मिलती है बीजेपी के अंदर? भाषा का संयम तो जरूरी है। आप आलोचना कर सकते हैं, हम भी आपकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा तो सबके लिए लागू है। भारत सरकार में जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजस्थान की धरती पर करता है, हमारे 8 करोड़ लोगों के निर्वाचित मुख्यमंत्री के प्रति, मैं समझता हूँ ये कतई बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। मैं इसकी निंदा भी करता हूँ और इसका खामियाजा इन दोनों उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान की धरती और राजस्थान के लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यहाँ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल हो, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हो, और वो भी हमारे पूरे प्रदेश के मुखिया के लिए। तो ये तो इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। सर, गुजरात दौरे को लेकर अब आगे की क्या प्लानिंग? ये तो अब कार्यक्रम शुरू हो गया है। अब मैं आज भी जाऊंगा। हमारे जो प्रमुख नेता हैं गुजरात प्रदेश के पार्टी के, कल राहुल गांधी जी उनसे मिलेंगे, एक एक से करीब 2 घंटे का कार्यक्रम है वहाँ। और उसके बाद में गुजरात के अंदर नई लीडरशिप आएगी, क्योंकि वहाँ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इस्तीफा दे रखा है, हमारा नेता प्रतिपक्ष ने इस्तीफा दे रखा है। तो उसके बाद क्या फैसला पार्टी हाईकमान लेता है, इसके बाद हमें कार्यकारिणी का गठन है। ज़िलों में अगर कहीं परिवर्तन की ज़रूरत है, ब्लॉक लेवल तक संगठन को मजबूत करना है। चलिए अब देख लेते हैं